Hello everyone, very good evening. Myself Ankit Raj, second prof student of Rama Ayurvedic Medical College कानपुर। बहुत दिनों से लेक्चर्स नहीं आए थे क्योंकि हमारे पेपर चल रहे हैं और अभी भी पेपर हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो लेक्चर हम बना लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है पदार्थ विज्ञान में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोग जो है वो द्रव्य विज्ञानीय पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है वो द्रव्य विज्ञानीय पढ़ रहे हैं, और द्रव्य विज्ञानीय में हम लोगों ने इसके निरुक्त पर्याय परिचय, व्युत्पत्ति, लक्षण, वर्गीकरण, द्रव्य की संख्या, सृष्टि उत्पत्ति क्रम हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने सृष्टि उत्पत्ति क्रम किसके अनुसार देखा था? सांख्य दर्शन के अनुसार हम लोगों ने सृष्टि उत्पत्ति क्रम देख लिया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है वो अलग अलग आचार्य के अनुसार अलग अलग सृष्टि उत्पत्ति क्रम बताए गए हैं, जैसे कि योग दर्शन के अनुसार। लेकिन आप जो है ये याद रखिएगा कि सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति क्रम बताइए तो यही आता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन नहीं आता। उसके बाद हम लोग यहाँ से अब बात करते हैं कि पंच महाभूत के लक्षण एवं उसके गुण। ठीक है, तो पंच महाभूत जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंच महाभूत मतलब 5 चीजें: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो एक एक करके हम लोग पांचों देखेंगे। इसमें ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है 5 मार्क्स में कि पंच महाभूत के लक्षण एवं गुण बताइए, तो उससे किस चीज का क्या रिलेटेड है। जैसे कि पहला आकाश महाभूत, तो आकाश का पर्याय क्या होता है? वियन होता है, व्योम होता है, गगन होता है, नभ यानी कि आकाश। आकाश की उत्पत्ति विविध मतानुसार आकाश की उत्पत्ति बताई गई है, जैसे कि तृतीय उपनिषद न्याय वैशेषिक दर्शन, सांख्य योग दर्शन। जैसे तृतीय उपनिषद ने आकाश को ब्रह्मा से कहा है कि उत्पत्ति हुई है, न्याय वैशेषिक दर्शन ने कहा है कि आकाश नित्य होने से इसकी उत्पत्ति नहीं मानी है, और सांख्य योग दर्शन ने कहा है कि सब तन्मात्राएं से हुई है, और आयुर्वेद भी यही कहता है कि आकाश की उत्पत्ति सब तन्मात्रा से हुई है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नीचे आकाश के लक्षण क्या है। तो शब्दत्व जाति से या जो समवाय संबंध से रहता हो उसे आकाश कहते हैं, है ना। तत्संग्रह कहते हैं कि आकाश शब्द में गुण रहता है, वह एक है, विभु है मतलब बड़ा है, और नित्य है मतलब ऐसा नहीं कि आज है और कल नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब नित्य है मतलब रेगुलर है। ठीक है, उसके बाद शब्द गुण आकाश में समवाय संबंध से रहता है। ठीक है, उसके बाद आकाश के लिए एकत्व बताया गया। एकत्व मतलब कि एक, आकाश क्या है? एक है। ये पूछ लिया जाता है कि एकत्व किसके लिए कहा गया है, तो आकाश के लिए कहा गया है। विभुत्व है मतलब कि सब हर जगह है, ऐसा थोड़ी है कि कानपुर में है और उधर दिल्ली में नहीं है ना, हर जगह है। आकाश नित्य है, रेगुलर है, ये नहीं कि आज है कल नहीं है, रेगुलर है, नित्य है। आकाश स्वरूप नहीं होता, उसको हम लोग ऐसा कोई स्वरूप नहीं है, जैसे जितना ऊपर जाओगे वो आकाश है ना। तो ये चीजें दी गई है आकाश में। फिर चरक संहिता कहते हैं कि चरक संहिता के अनुसार देख लेते हैं कि अप्रतिघात या आकाश का लक्षण है। अप्रतिघात यानी कि आकाश के गुण जो बताए गए हैं, जैसे कि शब्द, परिणाम, संयोग, संख्या, पृथक और विभाग। ये जो है प्रस्पाद ने 6 गुण बताए हैं किसके? आकाश के। उसके बाद आयुर्वेद अनुसार शरीर स्थक आकाशमतम भाव बताए गए हैं, है ना। जैसे कि शब्द, स्रोत, लघवता, सूक्ष्मता, विवेक, ये सब चीजें बताया गया है। अब कुछ अप्लाइड एस्पेक्ट्स भी यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि आकाशात्मक द्रव्यों को सेवन से शरीर में मृदुता, स्वप्रियता एवं लघुता आती है, मतलब हल्का हल्का महसूस करेंगे। समन औषधि आकाश महाभूत की प्रधान होती है। जो भी समन औषधि होती है वो आकाश महाभूत होता है उसमें, क्योंकि वात ज़्यादा होगा तभी तो वेट को कम करेगा। स्रोतो रोध को दूर करने के लिए आवश्यकतात्मक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है ना। तिक्त रसात्मक द्रव्यों का वायु और आकाश की प्रधानता होती है। जो भी आपने को ने 6 रस पढ़े होंगे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, तो जो भी तिक्त रस वाले हैं उसमें वायु की और आकाश की प्रधानता होती है। आकाश के बाद हम लोग बात करते हैं वायु। पंच महाभूत हम लोग देख रहे हैं, तो वायु क्या? वायु का पर्याय आप सभी जानते होंगे, जैसे कि वात बोलते हैं, अनिल बोलते हैं, पवन बोलते हैं, समीर बोलते हैं, है ना। वायु की उत्पत्ति विविध मतानुसार अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग दिया है।
जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं तैत्तिरीय उपनिषद ने आकाश से वायु की उत्पत्ति बताई है। न्याय और वैशेषिक दर्शन कहते हैं कि वायु परमाणु से हुआ है। सांख्य योग दर्शन कहते हैं कि स्पर्श तन्मात्रा से हुआ है। और हमारा आयुर्वेद ये कहता है कि आकाश की उत्पत्ति स्पर्श तन्मात्रा से हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस सब में इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ न लिखो ना लिखो, ये जरूर लिखना। वायु के लक्षण क्या है, मतलब कैसा दिखेगा? जो रूप रहित हो। आप हवा को देख सकते हो नहीं, परंतु स्पर्शवान हो, स्पर्श होता है। ठंडी ठंडी में जब हवा चलती है, जैसे अभी ठंडी बहुत गिर रही है और आप लोग जो है वो मतलब बिल्कुल सेफ रहना है ना ठंडी के दिनों में। तो रूप रहित है, रूप कोई होता नहीं है, स्पर्शवान होता है, स्पर्श होता है ना। ये सब चीजें आकाश है के है। पर आकाश आकाश के अलग अलग जैसे बताया गया है कि पृथक है, विभाग है, अपृथक है, संयोग है, परतंत्र है और संस्कार है। ये कुछ ये आकाश के गुण है, ठीक है। प्रस्पाद ने आकाश के कितने गुण माने हैं? 9। उसमें कितना था? वायु वायु के कितने गुण माने हैं? 9। उसमें आकाश के 6 गुण था, स्पर्श, संख्या, परिणाम, है ना। एमसीक्यू में पूछ लेता है कि आकाश के कितने गुण माने हैं, वायु के कितने गुण माने हैं। वायु के 9 गुण हैं, आकाश के 6 गुण है। किसने? प्रस्पाद ने। फिर सबको डिटेलिंग उतना आपको करने की जरूरत नहीं है, आकाश, वायु। उसके बाद हम लोग आते हैं सीधा अग्नि पे। अग्नि यानी कि तेज महाभूत, जो कि तेज, जैसे कि अग्नि, अनल, वहिनी, औदर्य, ये पर्याय हैं। दोनों याद रखना, अनिल, अनल। अब कहता है कि आकाश महाभूत की उत्पत्ति, अग्नि की उत्पत्ति, तेज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो तैत्तिरीय उपनिषद ने कहा है कि वायु से हुआ है। न्याय वैशेषिक दर्शन कहते हैं कि तेज परमाणु से हुआ है। सांख्य योग दर्शन कहते हैं कि रूप तन्मात्रा से हुआ है। और आयुर्वेद हमारा ये कहता है कि रूप तन्मात्रा से हुआ है। तो ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछते हैं। तेज यानी कि अग्नि के लक्षण क्या है, कैसा दिखता है? जिस द्रव्य में उष्ण स्पर्श हो, छुओ तो आपको गर्म लगेगा, जिसे तेज कहते हैं। किसी भी द्रव्य में जो उष्णता पाई जाती है वह तेज के संयोग से होता है। जो भी चीजें गर्म है वो तेज है उसमें, है ना। सॉरी। इस व्याख्या को पूर्ण करने के लिए इसमें समवाय संबंध है, यह पद जोड़ना चाहिए। मतलब दोनों जुड़े हैं, दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि केवल उष्ण स्पर्श तो कालादि साधारण कारणों में भी होता है, परंतु कालादि में उष्ण स्पर्श समवाय संबंध नहीं होता है। मतलब काल और आदि सब चीजों है उसमें उष्ण होता है, ठीक है। ये चीज दिया हुआ है इसमें। अब इसमें ये याद रखना, ये सब में याद रखना कि गुण किसके कितने कितने माने गए हैं। आकाश के गुण कितने थे? 6। आकाश वायु के कितने गुण थे? 9। आकाश वायु अग्नि के कितने गुण हैं? 11। किसके अनुसार? प्रस्पाद के अनुसार, एमसीक्यू। तो इसके 11 गुण हैं। रूप, पृथक, ये पूरा नाम ना याद हो कोई दिक्कत नहीं, ये नंबर याद रखना कि किसके कितने गुण हैं। ओके। आकाश, वायु, अग्नि। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जल की। कहाँ गया जल? हमारा जल ही जीवन है, यहाँ है जल। जल क्या होता है? जल यानी कि पानी। आपीव जाति से समवाय संबंध में रहने वाले द्रव्य को जल कहते हैं। जल के पर्याय आप है, वारी है, नीर है। नीरी, जो नीर पानी आता है रेलवे वाला, है ना। जल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है भाई? तो तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं कि अग्नि से हो गई। न्याय दर्शन कहते हैं, न्याय वैशेषिक दर्शन कहते हैं कि जल परमाणु से हुआ है। सांख्य दर्शन कहते हैं कि रस तन्मात्रा से हुआ है। और हमारा आयुर्वेद ये कहता है कि रस तन्मात्रा से हुआ है, ठीक है। फिर जल के क्या लक्षण होंगे बताइए? द्रव्य होगा, शीतल होगा, ठंडा होगा छूने में, उसे जल कहते हैं। किसी भी द्रव्य में शीतलता पाई जाती है उसे जल कहेंगे, है ना। फिर नीचे हम लोग आ जाते हैं, वो सब चीज़ नहीं याद रखनी। ये याद रखना कि प्रस्पाद ने कितने गुण माने हैं? तो इसके 14 गुण माने हैं। देखो मैं फिर से डिटेलिंग कर दे रहा हूँ। आकाश, वायु, अग्नि, जल। आकाश के 6, वायु के थे 9, अग्नि के थे 11 और इसके हैं 14। ये अग्नि है, ठीक है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो अग्नि जल के जो है 14 गुण हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, एमसीक्यू। पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, फालतू चीजें, है ना। रस, इसी में रस, स्पर्श, द्रवत्व होता है, स्नेह होता है, संख्या होता है, परिणाम होता है, उसके गुण दिए हुए हैं, एक बार आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद जल के भेद यहाँ पे बताया गया कि जल जो है नित्य है और अनित्य है, जो को शारीरिक, इंद्रियक और विषयक संज्ञक होती है ना। ये चीज दिया हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। हमारा पृथ्वी देश महान,
भारत देश महान। तो हम लोग पृथ्वी पर आ जाते हैं, जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। मार्स पर अभी हम लोग नहीं पहुंचे हैं, मतलब हम लोग नहीं रहते, पूछने वाले पहुंच गए हैं। पृथ्वी महाभूत, पृथ्वी की व्याख्या जो द्रव गंधत्व और समवायी कारण हो उसे पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी यानी कि भूमि, वसुधरा, वसुधरा, पृथ्वी, भूमि, पृथ्वी, पृथ्वी और पृथ्वी दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, पर्याय। अब बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि जल से हुआ है। न्याय वैशेषिक दर्शन कहते हैं कि पृथ्वी से ही हुआ है। सांख्य योग कहते हैं कि गंध तन्मात्रा से हुआ है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और गंध तन्मात्राएं किसका है, पृथ्वी का ही है। आकाश अनुसार गंध से हुआ, आयुर्वेद अनुसार किससे हुआ, गंध तन्मात्रा से हुआ है पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी के लक्षण क्या होंगे बताइए जरा। जिस द्रव में गंध होगा, अपनी भारत की मिट्टी की खुशबू है ना, तो वही खुशबू गंध होता है, पृथ्वी कहते हैं अपनी मिट्टी की खुशबू, भारत माता की मिट्टी की खुशबू। इस व्याख्यान में पूर्ण करने के लिए समवाय संबंध में पद जोड़ना चाहिए, है ना, ये सब दिया हुआ है। पृथ्वी में रूप होता है, रस होता है, गंध होता है, स्पर्श होता है, ऑब्वियस सी बात है। पृथ्वी दिखता है भाई, रस भी होता है उसका, गंध भी तो आता ही है। पृथ्वी को 7 रूप होते हैं और 6 रस होते हैं। पृथ्वी का स्पर्श होता है, छठ जितने 6 रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, वो पृथ्वी पाए जाते हैं। प्रस्पाद के अनुसार पृथ्वी के 14 गुण हैं, है ना। और किसके 14 गुण अभी आए थे, आकाश, वायु, अग्नि, जल। पृथ्वी जल के भी 14 गुण थे, तो ये 14 गुण याद रख लेना। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब चीज़ें थोड़ा 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 लिख देना कि क्या क्या होता है, बस एक बार थ्योरेटिकल पढ़ लेना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो पंच महाभूत ये है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं काल। काल, हाँ पूछ लेते हैं लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, दिशा बहुत पूछते हैं। काल चलिए मैं आपको पढ़ा देता हूँ, है ना। काल क्या होता है, काल यानी कि वो टाइम पीरियड। ककार या आकार ली धातु से लगाकर बनता है। काल निरंतर गतिशील होता है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए मेहनत करते रहो। और क्षण भर में कहीं नहीं, क्षण भर के लिए भी नहीं रुकता भैया, इसलिए उसे काल कहते हैं। वो कहते हैं ना कि 1 सेकंड की कीमत, 1 मिनट की कीमत, 1 घंटे की कीमत, सुने हो, वही वाला एक काल है। काल के पर्याय जरूर याद रखना, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, जिसको हम लोग भगवान कहते हैं, स्वयंभू भी कहते हैं, ठीक है। काल के लक्षण क्या है, काल यानी कि अतीत, अतीत अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। कोई नहीं जानता हमारा भविष्य क्या होगा, इसलिए मेहनत करते रहो। व्यवहार से असाधारण कारण को काल कहते हैं। वह एक है, विभु है और नित्य है। वह एक ही है, विभु है मतलब हर जगह है, और नित्य है यानी कि रेगुलर है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो इस पदार्थ विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें, मतलब कुछ कुछ चैप्टर में, जैसे ये चैप्टर में बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दिया है, तो आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। अब आप कहोगे कि आप स्किप कर देते हो बॉस, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। मैं अब एक एक लाइन पढ़ाऊंगा तो लेक्चर बहुत लंबे हो जाएंगे, 1 1 घंटे का लेक्चर होगा, तो वो मैं नहीं चाहता, मैक्सिमम 30 मिनट का लेक्चर हो, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। काल को परिणाम कहा गया है। काल के परिणाम से जरावस्था और मृत्यु अवस्था दोनों होता है। काल यानी कि टाइम पीरियड, जरावस्था मतलब कि ओल्ड एज टाइम। सभी चेतन विषयों में एक ही दिन अंत हो जाता है, जितनी भी चीजें हैं सबको मोक्ष, मरना ही है, इसलिए मोह माया लालच करना बंद कर दो। जो काल के अधीन है, इसलिए दृष्टिकोण से काल सभी को एक समूह बांध कर रखते हैं, है ना। काल सभी को मृत्यु के समीप ले जाता है, जैसे जैसे काल व्यतीत होता है वैसे वैसे मृत्यु निकट बढ़ता है। हम आप लोग को एक कोइंसिडेंस बताते हैं। हम गए थे बनारस, और बनारस में आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है मणिकर्णिका घाट। वहाँ चिताएं जल रही थी, मतलब वहाँ आप बैठोगे ना थोड़ी दूर, मतलब सीढ़ियों पे, गंगा किनारे सीढ़ियों पे, हाँ, तो ऐसा लगता है यार सब मोह माया है, कुछ नहीं है। पैसा, धन, लोभ, ये ऐशो आराम, लड़ाई झगड़ा, कुछ नहीं है भाई। एक दिन मर जाना है, इसी मिट्टी में जाके आपको मिल जाना है। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, पढ़ते रहें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। आगे हम लोग बढ़ते हैं। काल को भगवान कहा गया है। वह स्वयंभू है, किसी से उत्पन्न नहीं होता, अनादि है, अमध्य है, अनिद्य है, और आदि मध्य के अंत में होता है, मतलब किसी के लिए नहीं रुकता भाई, वो अंत है, अनादि है, नित्य है। काल के गुण कितने हैं ये जरूर, गुण वाला चीजें सब याद रखना है, एमसीक्यू में बहुत पूछते हैं ये लोग,
जानते हैं स्टूडेंट, याद नहीं करेगा। काल के 5 गुण हैं, ठीक है। संख्या, पृथक, परिणाम, संस्कार, परिणाम और संयोग। संख्या, पृथक, विभाग, परिणाम और संयोग, ये काल के गुण हैं। काल यानी कि संख्या, यानी कि काल के उत्पत्ति भेद से काल के अनेक प्रकार है। परिणाम, काल विभू होता है। पृथक मतलब काल अन्य 8 कार्यों के पृथक होता है। संयोग मतलब कि भूत भविष्य इनका का संयोग, है ना, जब दिया हुआ है। उसके बाद काल जो है 3 भेद बताया गया, नित्यगत, अवस्थिक और नित्यक काल। उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नित्यक यानी कि जो रेगुलर है ना। अवस्थिक यानी कि जो है वे विकार अपेक्षित अवस्था में काल कहा गया है ये, ठीक है। उसके बाद ऐसा भी आप लोग सुना होंगे कि अब बहुत सारी दक्षिणायन और उत्तरायण, शिशिर, इसमें 3 ऋतु आता है। कौन कौन? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। और उत्तरायण में शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। वर्षा, शरद, हेमंत जो है उत्तरायण में उत्तरायण में आता है, और दक्षिणायन में ये शिशिर, वसंत, ग्रीष्म आता है, ठीक है, जिसको हम लोग आदान काल और विसर्ग काल भी कहते हैं। देखो यहाँ पे ऋतु दिया हुआ है, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये 3 जो है वो आदान काल के अंदर आता है, और वर्षा, शरद, हेमंत ये विसर्ग काल के अंदर आता है। यहाँ पे देखो हिंदी महीनों का नाम दिया हुआ है भैया, जिन्हें ना याद हो अपने मम्मी या पापा, दादा, दादाजी, दादी से जाके पूछ लेना और रट लेना। ये पूछता है भाई, ऐसा नहीं है। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, इसमें 12 मास होते हैं। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, पौषण। भैया जनवरी फरवरी नहीं पढ़ना है, हिंदी महीना हो, हिंदी महीना पढ़ लो। अभी अभी सेकंड प्रोफ में भी, अभी ये चरक संहिता आप लोग पढ़ोगे या फिर अष्टांग हृदय में जो है वो ऋतुचर्या आएगी, तो आपको ये रटना ही पड़ेगा। सेकंड प्रोफ में भी रटना पड़ेगा, जब स्वस्तित आप पढ़ोगे फिर चरक आएगा, इसलिए रट लो, है ना। आगे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ एमसीक्यू यहाँ से आ जाता है, और आगे भी आपको काम देगा। जैसे कि 15 मात्रा इक्वल टू 1 काष्ठा होता है। 1 काष्ठा क्या होता है भाई? 30 मुहूर्त इक्वल टू 1 अहोरात्रि होता है। 15 कहते हैं ना शुक्ल पक्ष, तब 15 दिन, मतलब अहोरात्रि मतलब दिन और रात मिला करके 15 दिन होता है, तो 1 पक्ष होता है ना। 5 वर्ष में 1 युग होता है, तो ये पढ़ लेना नॉलेज के लिए, आगे भी काम देगा। आयुर्वेद में क्या महत्व है भाई काल का? तो भाई कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आता है, क्लिनिकली मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप उससे पूछते हैं ना कि आपकी दिनचर्या क्या है, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, है ना, क्या, कहाँ घूमते हो। देखो क्या दिया हुआ है। चिकित्सा और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दृष्टि के काल से आयुर्वेद अत्यंत महत्व है। आयुर्वेद चिकित्सा काल में अधिक महत्व दिया गया है। दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार, औषध, पंचकर्म। अब पंचकर्म को हम आपको बताते हैं। पंचकर्म में जैसे कि वमन, तो वमन भाई वमन वसंत ऋतु में ही करवाया जाता है, बेस्ट सीजन है। बस्ती, बस वस्ती वर्षा ऋतु में ही देते हैं। क्यों देते हैं भाई? वस्ती वर्षा में देते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हैं, आगे हम लोग बात करते हैं। स्वास्थ्य रक्षण की दृष्टि से दिनचर्या, ऋतुचर्या आवश्यक है। रोग निदान की दृष्टि से षड क्रियाकाल यानी कि संचय, प्रकोप, प्रशमन, स्थान संशय, व्यक्त और भेद, षड क्रियाकाल, संचय, प्रकोप, प्रकोप आदि काल अधिक होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ चीजें दिया हुआ है, जैसे कि आप वात, पित्त और कफ, संचय कब होता है, प्रकोप कब होता है, प्रशमन कब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संचय वात का ग्रीष्म ऋतु में होता है, उसका प्रकोप वर्षा ऋतु में होता है, और कम कब होता है, शरद ऋतु में होता है। जैसे देखो मैं बताता हूँ, कफ का प्रकोप वसंत ऋतु में होता है, इसलिए वसंत ऋतु में हम लोग वमन करवाते हैं। पित्त का शरद ऋतु में करते हैं। देखो हमने बोला था वस्ती, वात के लिए वस्ती देते हैं हम लोग पंचकर्म में, तो उसको हम लोग कब करवाते हैं, वर्षा ऋतु में करवाते हैं। तो इसे को रिलेट करके आप याद कर सकते हो, है ना। कोई नहीं, कुछ अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, बाल्यावस्था, तरुणावस्था मतलब कि हमारे एज वाले, और वृद्धावस्था यानी कि बूढ़ा लोग। बाल्यावस्था बच्चा, तरुणावस्था मतलब यंग एज। तो बाल्यावस्था में कफ होता है, तरुण अवस्था में पित्त होता है, जैसे हम लोग का खून गर्म है, पित्त, है ना, और वृद्धावस्था में वात हो जाता है, ठीक है। इसलिए लोग पतले हो जाते हैं, ठेहुनों में जकड़ाहट, पैरों में दर्द होता है वृद्धावस्था में, क्योंकि वात ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में। अब देखो इसमें टाइम काल के अनुसार क्या दिया हुआ, औसत सेवन काल, सब इंपॉर्टेंट है। मैं जो बता रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ। मैं अगर कोई पॉइंट स्किप कर रहा हूँ मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने नॉलेज बेसिस पर पढ़ सकते हो, है ना। देखो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सीधा सवाल पूछता है कि औसत सेवन काल बताइए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा पूरा कि अभक्त यानी कि खाली पेट,
प्राभक्त भोजन के पूर्व, खाना खाने से पहले खाना है दवाई। प्रातः पश्चात भक्त यानी कि प्रातः भोजन पश्चात। सायं पश्चात मतलब शाम को खाना खा लिया उसके बाद दवाई खाइए, है ना। औसत सेवन काल, औसत यानी कि जो दवाई आपको डॉक्टर ने दिया उसको कब कब खा सकते हैं, अलग अलग टाइम में, मतलब जैसे आपको बताया था टोटल इतने होते हैं। मध्यभक्त मतलब भोजन के मध्य में, मतलब खाना खाए फिर बीच में खा लिए। मुहुर्मुहुर मतलब बार बार खाना के लिए करते हैं। साधुवन मतलब भोजन के पूर्व और पश्चात, खाना खाने से पहले और जैसे खाना खत्म हुआ उसके बाद फिर दवाई खाना है। सभक्त भोजन के साथ। साग्रास मतलब भोजन एक कोर खाए उसी में दवाई भी लपेट के खा गए, साग्रास, ग्रास के साथ। और ग्रासांतर मतलब ग्रासों के बीच में। इतनी औसत सेवन काल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे। देखो, औसत का ग्राह्य अंग और ऋतु का नाम, जैसे कि शाखा और पत्र जो है वसंत और वर्षा ऋतु में लेते हैं। मूल यानी कि रूट बोलते हैं, मूल मतलब रूट, जड़, ग्रीष्म और शिशिर ऋतु में रहते करते हैं। सार यानी कि स्टेम भाग उसका हेमंत ऋतु में। और पुष्प और फल यथा ऋतु, जब पुष्प निकलेगा तब पुष्प कलेक्ट करेंगे, जब उसका फल निकलेगा तब फल कलेक्ट करेंगे, ठीक है। व्याधि के साथ साथ भी काल पर निर्भर करती है। उदाहरण, 3 वर्ष पुराना अर्धित यानी कि फेशियल पैरालिसिस असाध्य हो जाता है। 3 साल से ज्यादा अगर कोई फेशियल पैरालिसिस है, अर्धित यानी कि फेशियल पैरालिसिस, नाम तो सुना ही होगा, फेशियल पैरालिसिस, ठीक है। ऐसे टेढ़ा हो जाता मुंह। नया नया तमक श्वास साध्य होता है, कोई भी तमक श्वास जो है वो साध्य होता है, यानी कि इसको आराम से ठीक कर सकते हो। दीर्घकालीन रोग असाध्य हो जाए, बहुत पुराना रोग जैसे कि गुल्म व्याधि, कोई ट्यूमर है बहुत दिन से तो उसको आप नहीं कर सकते, नहीं ठीक कर सकते। 10 साल पुराना गुल्म असाध्य हो जाता है, मतलब बिल्कुल 10 साल पुराना गुल्म साध्य होता है। और 10 साल पुराना गुल्म भी जो है वो गुल्म को छोड़कर, देखो गुल्म जो है वो, सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मेरे से, यहाँ पे बताता है कि गुल्म व्याधि को छोड़ करके बाकी जितनी भी चीजें हैं उसको आप 10 साल अगर से ज्यादा पुराना है तो आप उसको नहीं ठीक कर सकते, लेकिन गुल्म, कोई भी ट्यूमर है गुल्म, उसको आप ठीक कर सकते हो, है ना। व्याधि के लक्षण एवं काल पर प्रभाव क्या पड़ता है, जैसे वातस्रोत में दीवावली होता है, कफज में रात्रिवली होता है, निशा काल में श्वास रोग में वृद्धि हो जाती है। आहार सेवन काल का विचार करने के लिए कहा गया है। आयुर्वेद ग्रंथों में द्रव्यों का सेवन का अवधि का वर्णन प्राप्त होता है। रोग का त्रिविध कारण का परिणाम का दिया गया है। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना, ठीक है। तो आज हम लोग जो है वो काल तक कंप्लीट किए हैं, मतलब 2 चीजें हम लोग देखे हैं, पंच महाभूत और काल। काल भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछता है। लेकिन दिशा नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो पढ़ेंगे, दिशा, वो दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिशा पूछा जाता है और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हर जगह काम देगा आपको, और सिर्फ यही नहीं और भी जगह काम देगा, मतलब दूसरे सब्जेक्ट में भी मिलेंगे, है ना। जैसे सेकंड प्रोफ में आप लोग आओगे तो स्वास्थ्य मिलेगा एक चैप्टर सब्जेक्ट, तो उसमें आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो कोई कमेंट, अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा हो, है ना, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, अगर आपको कोई डाउट हो तो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई फ्रेंड है जो फर्स्ट ईयर में है तो बीए में सेकंड प्रूफ के भी लेक्चर होंगे। एक्चुअली थोड़ा सा अभी मेरा पेपर चल रहा है, तो जैसे ही पेपर एंड अप होता है उसके बाद हम लेक्चर डालना स्टार्ट करेंगे, है ना। क्योंकि पेपर अभी थोड़ा सा चल रहा है इसलिए लेक्चर्स कम आ रहे हैं, है ना। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। लेट्स सब्सक्राइब डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। थैंक यू।